अब इशू क्या है, एवरेज में हमने जो पिछले 4 साल की एवरेज निकाली उसमें ईडीबी तकरीबन साल में 100 के करीब करता था मैक्स एग्जेम्पशंस वगैरह, नॉट मोर देन दैट। इनका जो 1 साल गुजरा जुलाई 2024 से तकरीबन अक्टूबर 2025 तक कोई 500 के करीब 450-500 के करीब इनकी एग्जेम्पशंस हैं। अब एग्जेम्पशंस क्या हैं? मैं आया, मैंने कहा कि ये मशीनरी पाकिस्तान में नहीं बन रही, इसके 50 करोड़ ड्यूटी लगती है, मुझे एग्जेम्पशन मिल गई, मैंने ड्यूटी फ्री मंगा ली। अब 50 करोड़ का अगर मैं किसी को 5% भी दूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने क्या लिया क्या नहीं लिया, लेकिन एक ट्रेंड सडनली ये क्या माजरा हुआ कि एक उस 11 महीने के टेनर में जहाँ एवरेज महीने की एक आध होती थी, वहाँ पे आपकी एवरेज जो है रोज़ाना एक दिन की निकल आई। फिर वहाँ भी केसेस बन के इन्होंने कुछ एग्जेम्पशंस दी। आपको शायद यकीन ना आए कि ये बिजली के जो पोल्स बनते हैं, ये पोल्स जी ये नहीं बन रहे पाकिस्तान में, ख़ास बड़े साइज़ के पोल्स थे, उसकी एग्जेम्पशंस दी, जनरेटर्स की दी। उस पर इन्हीं की कंपनी ने, ईडीबी ने, नया जो इनका सीईओ आया उसने इनको वो ऑर्डर्स कैंसिल किए, इनसे जवाबात मांगे गए जिसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर उससे ज़्यादा मेरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट है कि जब इनसे सवालात मांगे गए तो इन पर इल्ज़ाम ये लगा कि उन फाइल्स की तमाम फिजिकल फाइल्स रिलेटिंग टू एग्जेम्पशंस ये सारी गायब कर दी गई और बार बार मांगने के बावजूद इन्होंने देने से इनकार कर दिया। ये करोड़ों का मामला है, दिस इज़ नॉट लाइक सैकड़ों को, ये करोड़ों का मामला है। और इन्होंने जितनी एग्जेम्पशंस दी उसमें तकरीबन 75% पावर सेक्टर से रिलेटेड थी। वहाँ करोड़ों रुपए के जनरेटर्स आते हैं, इक्विपमेंट आता है, इलेक्ट्रिकल सारा। वो केस उन्होंने पकड़ के फिर नैब को भेज दिया। चलें, हो गया, सिस्टम चल रहा था। अब आ जाएं ज़रा नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली बड़ा पावरफुल इदारा है। स्टैंडिंग कमेटी के सामने मामला चला गया। ये जो इलीगल किस्म के ऑर्डर्स किए हुए थे वो रिवोक हुए, सब कुछ हुआ। स्टैंडिंग कमेटी ने इनका रिकॉर्ड मांग लिया और पूछ लिया उनसे कि ये हिसाब किताब क्या है आपका। तो वहाँ पे कोई जवाबात तो होते नहीं हैं, ना एब्जॉर्प्शन का है। आप यकीन मानिए कि इस वक्त ईडीबी के पास रिकॉर्ड जो इनकी कागजी जो हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उनकी भी फ़ोटोकॉपीज़ लगी हुई हैं। सो इवन दोज आर नॉट सर्टिफाइड। किसी को नहीं पता कौन से डिपार्टमेंट से आए हैं, एचएमसी से आए हैं कि इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन से आए हैं, सब कुछ आए हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी ने रेकमेंड कर दिया कि इनको इमीडिएटली रिपैट्रिएट करें अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में। ये बात है आई बिलीव फरवरी की, हम मई में हैं, कोई जवाब नहीं है, कोई रिपैट्रिएशन नहीं हुआ। बल्कि अब शायद इन्होंने एक स्टे ऑर्डर भी ले लिया है हाई कोर्ट से जाके। इसकी मुझे बताया जा रहा है शायद तारीख कल है या परसों है कि मेरी जी रिपैट्रिएशन नहीं बनती, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। जब इनसे मेरी बात भी हो रही थी तो कुछ कागजात का मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी वो अवामी सेंटर में दफ्तर था ईडीबी का, तो वहाँ पे आग लग गई। तो आग में इन्हीं के सारे कागजात जल गए। आग ना तो लगी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, अगर ये एचएमसी से आए हैं तो वहाँ तो आग नहीं लगी, अगर ये इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन से आए हैं वहाँ तो आग नहीं लगी, रिकॉर्ड तो वहाँ से ही मिल सकता है। अब ये सारी हिस्ट्री है। फिर मैंने इनकी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स निकाली और ये सारे मेरे पास लाइक हीप्स ऑफ पेपर है। उसमें पता लगता है कि एक, मैं खातून का नाम नहीं लूँगा, जो भर्ती हुई थी एज बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर, उनको टेक्निकल मैनेजर बना के विजिट्स पे भेजा जा रहा है, टेक्निकल विजिट्स के ऊपर, ताकि टीए डीए सारा सब कुछ। शी वॉज नॉट इवन क्लासिफाइड लाइक दैट। उसमें भी लाखों के टीए डीए हैं, सब कुछ है। खैर वो आई एम नॉट टेकिंग द नेम फॉर ऑब्वियस रीजंस। और इनकी जब आप वो कैलकुलेट करें कि इन्होंने अपने दौर में कितनी एग्जेम्पशंस दी, तो वो जो रिकॉर्ड है किसी भी बंदे का उस टर्म में उससे 500 से 600 गुना टाइम है। अगर छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, नवंबर में इनका नया सीईओ आया, मैंने उसके बाद एग्जेम्पशंस निकाली हैं। नवंबर से लेके अब तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 6 माह में 7 एग्जेम्पशंस गई हैं, ओनली 7। इनके 1.25 साल में ऑलमोस्ट 400 प्लस। और उसमें भी जब आप पैटर्न देखते हैं तो आपको 3-4 कंपनीज नज़र आती हैं जो फेवरेट लगती हैं, जो सारी उनको एग्जेम्पशंस उनको ये जा रही हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अब मेरी इत्तला ये है कि बड़ा प्रेशर है तमाम लोगों पे, मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से एलिजिडली, कि भाई इसको आप काम करने दें। उनके पास 2021 की उनके ऑफिस में इंक्वायरी है इनके अगेंस्ट, उस पर काम क्यों नहीं हो रहा? जिन रिपोर्ट्स पे बैठे हुए सेक्रेटरी साहब वो क्यों नहीं कर रहे? वाई इज़ दिस मैन बीइंग प्रोटेक्टेड?
अभी रिसेंटली और भी सुनिए और ब्यूरोक्रेसी के काम देखें। एक साहब हैं डॉक्टर शाहिद रज़ाक, ये कंसल्टेंट हैं ईडीबी के। अभी उनको प्राइम मिनिस्टर के दौरे के अंदर शामिल करवाया गया है, शोइंग हिम एज अ कंसल्टेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन। ये नहीं है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी गलत बताया गया। लेकिन दिस इज़ नॉट द अलार्मिंग थिंग। अलार्मिंग थिंग ये है कि डॉक्टर रज़ाक साहब जो हैं, माइट बी अ वेरी फाइन ऑफिसर, मैं उनको तो नहीं जानता, मैं तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। उसमें ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम रहे थे। अब ये बाय लॉ एंड बाय कैबिनेट ऑर्डर्स ये एक मैंडेटरी है कि कोई भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो ऑफिसर रहा हो, जो उसकी मुलाजमत में रहा हो, उसको बाहर जाने से पहले एसपीडी की क्लियरेंस चाहिए होती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होती है, एनओसी चाहिए होता है और पूरा उसका एक डिटेल प्रोसेस होता है। एसपीडी से भी नहीं पूछा गया। इनफैक्ट नोट वर्बाल जो गया फॉरेन मिनिस्ट्री का, उस नोट वर्बाल में तो ये कहा गया कि जिसमें और लिस्ट में और भी नाम है, कि 12-13 लोग और नाम है, कि इनका जो है, इनको आप सिक्योरिटी क्लियरेंस छोड़ दें पुलिस की और सबको कर दें। वहाँ पे उनको आइडेंटिफाई किया गया है एज कंसल्टेंट टू, जो चाइना को लिस्ट गई उसमें बताया गया एज कंसल्टेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के नहीं है। ये उस एक झेली अदारे के एक पीएसडीपी प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट हैं। और मेरी तब यह है कि जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब की शेड्यूल मीटिंग्स हैं जो बिग बिजनेस ग्रुप्स वगैरह के साथ, उसमें उनको 4 लोग असिस्ट करेंगे। शायद इनका नाम वहाँ भी डलवाया गया है। क्यों डलवाया गया है? क्यों पीएसडीपी, क्यों एसपीडी की क्लैरिफिकेशन नहीं ली गई, उनसे क्लियरेंस क्यों नहीं ली गई? ये क्यों इतने ग्रे एरियाज़ हैं? ये अगर 3 पॉलिसीज़ हैं, क्यों इस पर बैठे हुए सेक्रेटरी साहब? अगर ये बंदा है जिसके ऊपर ऑडिट पैराज आए हुए हैं, अगर एक बंदा है जिस पे ऑडिट पैराज हैं, जिसमें नेशनल कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली की कह रही है कि इसको वापस भेजो, क्यों उसको वापस नहीं भिजवाया जा रहा? जिस बंदे की इंटेग्रिटी पे सवाल हैं, जिसके ऊपर लेटेस्ट जो केस बना जब इन्होंने गलत एग्जेम्पशंस दी ये खंभों की और जनरेटर्स की, उनके अपने डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, उस एक्शन को प्रोसीड करने से मिनिस्ट्री क्यों रोक रही है? 2 ही चीज़ें हैं, आइदर यू आर इनकॉम्पिटेंट और यू आर कंप्लिसिट। तीसरा कोई इसमें जवाब नहीं है। ये केस मैं इसलिए सामने लाया हूँ कि इस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन का बड़ा इशू है। हम रोज़ बात करते हैं कि जी हम तरक्की करेंगे, वहाँ करेंगे। खाक तरक्की करेंगे जब आपके निज़ाम में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो 21-21 साल से एक जगह बैठे हुए हैं। और अगर ये सच्चे लोग हैं, जवाब देते, मिलने से ना भागते। मेरे यही सवाल इनसे मैंने इनके लिए बनाए हुए थे। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन? एक शख्स हैं जो रिटायर होने वाले हैं। सो उनका एक अंग्रेज़ी का मशहूर गाना है कि आई डोंट नो व्हेन माय फ्यूचर बिकेम माय पास्ट। वो शायद आगे का देख रहे हैं या क्यों उनको परवाह नहीं है या वो इग्नोर कर रहे हैं। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा वेरी फ्रैंकली, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि एक बंदा जिसका इतना कंट्रोवर्शियल पास्ट है, जिसके ऊपर ऑडिट पैराज आए हुए हैं, जिसका रिकॉर्ड नहीं है, जिसके ऊपर अपना डिपार्टमेंट उनके केसेस नैब को भेज रहा है, उसको क्यों बज़िद है? अगर आप डिपार्टमेंट की चैटर सुने तो वहाँ लगता ये है कि जी शायद वो चाह रहे हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि जो इनका एक्टिंग चार्ज था वो इतना फ़ायदेमंद था, भले गवर्नमेंट के लिए ना हो, किसी और के लिए ना हो, तो वो उनको दोबारा CEO लगवाएं ताकि आगे चीज़ें हों। अभी मंडे को एक मीटिंग होती है स्पीकर साहब के चेंबर में। स्पीकर उसमें हैं, उसमें हारून अख्तर साहब हैं, उसमें हमारे सैयद हफीजुद्दीन साहब हैं, वो भी चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी के, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वो होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। वहाँ इनको कहा जाता है कि आप ये पॉलिसी के ऊपर फीडबैक लें और सबको स्टेक होल्डर्स को बनाएं। वो कहते हैं ठीक है जी हम फीडबैक लेंगे। मेरी इत्तला ये है कि कल ये गए IMF की मीटिंग में और वहाँ जाके अपनी मर्ज़ी का ड्राफ्ट इन्होंने एक पॉलिसी के ऊपर वहाँ दे दिया। अब कल क्या होगा? जो स्पीकर साहब ने कहा, जो स्टैंडिंग कमेटी कह रही है, जो इनका कंसर्न मिनिस्टर कह रहा है, वो उसको तो इन्होंने गेम कर दी ना ब्यूरोक्रेटिक। वो कहेंगे देखें जी अब तो मैंने IMF के सामने कमिट कर दिया है, अब कैसे बातें चेंज होंगी? ये हो क्या रहा है सब कुछ? ये इदारा जिसका आप और मैं, बहुत से लोग जानते तक नहीं हैं। मैं आपको एक डेटा देख रहा था कि इसके जो फैसले हैं समथिंग लाइक 12 to 13% ऑफ GDP को इम्पैक्ट करते हैं। ये इदारा इतना बड़ा इदारा है और ये हॉस्टेज बना हुआ है ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी कलूजन का और एलिजेडली अपेरेंटली करप्शन का। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में?